हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जहां पर हम कुछ अन्य सोर्सेज का डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। द वेरी फर्स्ट सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इज लीज फाइनेंसिंग। लीज इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है वेयर बाय वन पार्टी, जहां पर एक पार्टी who is the owner of the asset grants the other party, मतलब दो पार्टीज हो गई, the right to use the asset in return for a periodic payment, जिसे हम कहते हैं lease rental. It is a renting of an asset for some specified period. Owner of the asset is known as lessor, while the party that uses the asset is called lessee. Terms and conditions are mentioned in the lease agreement. अब लीज फाइनेंसिंग क्या होता है? लीज एक ऐसा कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट बनता है बिटवीन टू पार्टीज। ये है पार्टी नंबर 1 एंड ये है पार्टी नंबर 2। सॉरी, 2 हिल गया पूरा। दिस इज पार्टी नंबर 1 एंड दिस इज पार्टी नंबर 2। पार्टी नंबर 1 को हम बोल रहे हैं लेसर, क्योंकि लेसर कौन होता है? जिसके पास कोई असेट होती है और वो उस असेट को किराए पे दे। फॉर एग्जांपल, आई एम द लेसर, मेरे पास मशीनें हैं जो मैं मशीनें किराए पे देती हूँ। अगर मैंने किसी एक मिस्टर ए को अपनी मशीन किराए पे दी तो मैं कौन हो गई? लेसर, क्योंकि मैं हूँ ओनर ऑफ द एसेट, और यहाँ पर लिखा है ओनर ऑफ द एसेट इज लेसर। तो मैं जो मशीनें किराए पे देती हूँ, तो वो जो मैंने मशीन किराए पर दी है मिस्टर ए को, और मिस्टर ए ने उस मशीन को अपने पास रखा है, तो मिस्टर ए कहे जाएंगे लेसी, क्योंकि पार्टी दैट यूजेस द असेट इज नोन एज लेसी। तो मैंने अपनी मशीन किराए पे दी, आई एम द लेसर, और मेरी मशीन जिसने किराए पे ली वो है लेसी। मैंने अपनी मशीन 5 साल के लिए दी कि अच्छा ठीक है, आप ये मशीन 5 साल के लिए अपने पास रखिए और उसे यूज करिए, और रिटर्न में मुझे हर महीने लीज रेंटल मिलेगा, मतलब कि आप मुझे रेंट देंगे मेरी मशीन को यूज करने का। ठीक है, दिस इज नोन एज लीज फाइनेंसिंग। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है जहां पर दो पार्टीज होती है। एक कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगी मैं, जहां जिसमें मेरा नाम होगा और जो मिस्टर ए है उनका नाम होगा। उसमें सारी चीजें लिखी होंगी कि मैं इनको एक मशीन दे रही हूँ जो इतने इतने साल के लिए है, बदले में ये मुझे हर महीने इतने पैसे देंगे, और ये होता है हमारा लीज एग्रीमेंट, और सारे टर्म्स एंड कंडीशन उस एग्रीमेंट में मेंशन होते हैं। तो लीज इज नथिंग बट जस्ट द यूज ऑफ मशीन, कि ठीक है हम अपनी मशीन जो है किसी अन्य पर्सन को किराए पर दे रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। फायदे क्या हो सकते हैं? एक्विजिशन ऑफ असेट विद लो इन्वेस्टमेंट। अब मिस्टर ए को अगर मार्केट में से जाकर मशीन खरीदनी पड़ती तो वो उनको 25 लाख की मिलती, बट यहाँ पर उनको कुछ 50 से 60 हजार रुपए में मिल जाएगी। तो मतलब कि बहुत लो इन्वेस्टमेंट पर उनको मशीन मिल सकती है, बहुत भारी पेमेंट नहीं करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो मशीन ली है वो भी किराए पर ली है। सेकेंड वन है सिंपल डॉक्यूमेंटेशन। कुछ ज्यादा करना नहीं होता, सिर्फ एक एग्रीमेंट बनेगा बस, जिसमें हम दोनों को साइन करना पड़ेगा, मतलब देयर इज नो लीगल डॉक्यूमेंट। लीज रेंटल्स आर डिडक्टेबल फ्रॉम टैक्स कंप्यूटेशन। ऑन द अदर हैंड, अगर हम किसी को लीज रेंटल दे रहे हैं तो वो टैक्स कंप्यूट करने के टाइम पर डिडक्शन मिलती है, उसकी छूट मिलती है टैक्स कंप्यूटेशन में, वो एज अ डिडक्शन शो कर सकते हैं। नो डायल्यूशन ऑफ ओनरशिप कंट्रोल, क्योंकि हम किसी को अपने इंटरनल मैनेजमेंट में इंटरफेयर करने का राइट नहीं दे रहे, हम सिर्फ उनकी मशीन ले रहे हैं और उनको बदले में लीज रेंटल दे रहे हैं। तो कोई ओनरशिप नहीं छीनी, कुछ नहीं छीना, मैंने सिर्फ एग्रीमेंट में मेंशन किया 5 साल के लिए, तो ना मेरी मशीन उन्होंने छीन ली, तो मैंने उनको मशीन देके उनके इंटरनल मैनेजमेंट में इंटरफेयर करने का राइट ले लिया। तो देर इज नो डायल्यूशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। उनकी कंपनी उनकी रहेगी, मेरा काम मेरा रहेगा। मशीन जितने सालों के लिए दी है उतने सालों के बाद मेरे पास वापस आ जाएगी। डज नॉट अफेक्ट द डेट रेजिंग कैपेसिटी ऑफ द लेसी, मतलब कि इससे कोई डेट रेजिंग कैपेसिटी अफेक्ट नहीं होती कि अब लेसी को कोई लोन नहीं देगा, लेसी ने तो उधार पे मशीन खरीदी है, ऐसी कोई चीज नहीं है। उधार पे मशीन लेना इज वेरी कॉमन। उससे आपके ऊपर कोई डाउट या क्वेश्चन मार्क नहीं पड़ सकता कि यार इसकी तो क्रेडिट वर्दिनेस ही नहीं होगी, इसे खरीद ही नहीं सकता, इस वजह से इसने उधार पे लिया है। देयर इज नो इफेक्ट ऑन द डेट रेजिंग कैपेसिटी ऑफ द लेसी। लास्ट वन इज रिस्क ऑफ ऑब्सोलिसेंस इज बोर्न बाय द लेसर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मशीन जितने सालों के लिए दी गई है, फॉर एग्जाम्पल 5 सालों के लिए दी गई है, तो 5 सालों में मशीन जितना डेप्रिशिएट होगी, जितना मशीन चलेगी उतना ज्यादा डेप्रिशिएट होगी, एंड जितना डेप्रिशिएट होगी उसका जो भी खर्चा आएगा वो सारा का सारा मेरे ऊपर आएगा, मतलब द लेसर, जिसकी वो मशीन थी, जिसने मशीन किराए पे ली है, उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं? एग्रीमेंट में इम्पोज रिस्ट्रिक्शन। अगर एग्रीमेंट बहुत टाइट बना दिया गया कि आपको ये मशीन ऐसे चलानी है, 8 घंटे से ज्यादा नहीं चलानी है, ये करना है वो करना है,
तो बड़े सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेसी नेवर बिकम्स द ओनर। लेसी चाहे 10 सालों के लिए मशीन ले ले, चाहे 20 सालों के लिए मशीन ले ले, वो जिंदगी में कभी ओनर उस मशीन का नहीं बन सकता। थर्ड वन इज नॉट प्रॉफिटेबल इन केस ऑफ प्री मेच्योर टर्मिनेशन बाय द लेसी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 5 साल के लिए अपनी मशीन मिस्टर ए को दी एंड 2 सालों के बाद मिस्टर ए को लगने लग गया कि नहीं, अब ये मशीन अब बेकार हो चुकी है, अब दूसरी लेते हैं। तो मेरे लिए नुकसान हो जाएगा अगर उसने टाइम से पहले ही टर्मिनेट कर दिया एग्रीमेंट। तो ये इन दो केसेस में थोड़ा सा सही नहीं हो सकता। Then comes same concept, which is public deposits. The deposits that are raised by organization directly from the public are public deposits. वो सारी कंपनीज, वो सारे बिजनेस फर्म्स जो लोगों से, पब्लिक से मनी जनरेट करवाते हो, उन्हें हम कहते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका बैंक डिपॉजिट से हाई रहता है, रिमेंबर दिस। Any interested person can do so by filling a prescribed form and the organization in return issues a deposit receipt as an acknowledgement of debt. It can be medium or short. Generally for 3 years it is beneficial for both the parties. For example, मेरी कोई कंपनी है, ठीक है, और मुझे चाहिए पैसे। मैंने क्या किया, पब्लिक डिपॉजिट कॉल करवाई। मैंने एक एड छापा और एक फॉर्म निकाला। मैंने कहा ठीक है, लोगों से कहा कि आप आइए, इस फॉर्म को भरिए और मुझे लोन दीजिए, मतलब मुझे डिपॉजिट दीजिए, मेरे यहाँ डिपॉजिट करिए। तो लोगों ने ये जो फॉर्म है, जो मैंने छपवाए थे, मतलब लोगों ने सारे फॉर्म भर दिए। जब लोगों ने फॉर्म भरा तो मैंने उन्हें बदले में एक रसीद दी, जिसका नाम है डिपॉजिट रसीद। इस रसीद में लिखा हुआ है कि ओके, इस पर्टिकुलर इंसान ने मुझे लोन दिया है, मेरे यहाँ डिपॉजिट किया है और मैं इसे हर महीना क्या दूंगी, इंटरेस्ट दूंगी। दिस इज नोन एज पब्लिक डिपॉजिट। शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है या फिर मीडियम टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल के लिए पब्लिक डिपॉजिट हो सकती है, और मीडियम मतलब 1 साल से 5 साल के लिए हो सकती है। तो मतलब कि 3 years है इसका जनरल। इट इज बेनिफिशियल फॉर बोथ द पार्टीज। ये दोनों पार्टीज के लिए बेनिफिशियल होता है। मेरे लिए कैसे बेनिफिशियल हुआ, सपोज मेरी कंपनी है और मैंने पब्लिक डिपॉजिट मंगवाए। मैंने सोचा कि छोड़ो, कमर्शियल बैंक से लोन नहीं लेते, ऐसा करते हैं पब्लिक से ले लेते हैं। तो जो मैंने पब्लिक डिपॉजिट्स को कॉल करवाए होंगे कि अच्छा ठीक है, मैं अपने पब्लिक से पैसे लूंगी, तो मेरे लिए फायदा ऐसे है, क्योंकि अगर बैंक जाके लेना पड़ता तो मुझे डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क, आधार, पैन, बड़े सारे डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते, तो मेरे लिए बड़ा महंगा पड़ जाता। तो मतलब कि मेरे लिए पब्लिक डिपॉजिट इज बेटर। एंड लोगों के लिए बैंक में पैसे जमा कराने से अच्छा लोग सोचते हैं कि यार कोई कंपनी अगर पब्लिक डिपॉजिट कराए तो वहां पे पैसे जमा करा दो। क्यों? उनके लिए क्या फायदा? उनके लिए फायदा ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आर हायर देन बैंक डिपॉजिट। अगर वो अपने पैसे अगर वो अपने पैसे किसी बैंक में जाकर जमा करेंगे तो उन्हें उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जितना एक कंपनी उन्हें दे देगी इन द केस ऑफ बैंक डिपॉजिट। तो मतलब कि इस पब्लिक डिपॉजिट में बोथ पार्टीज, मैं जो पैसे मंगवा रही हूँ, पब्लिक डिपॉजिट कॉल करवा रही हूँ, मेरे लिए फायदा है कि मुझे बैंक से सस्ते में पैसे मिल जाते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड, पब्लिक विच इज डिपॉजिटिंग इन माई एंटरप्राइज, उन्हें ये फायदा है कि उन्हें बैंक में जमा कराने से इन रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हाई मैं दे दूंगी। सो दिस इज पब्लिक डिपॉजिट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोनों पार्टीज का कैसे कैसे फायदा होता है। मेरिट क्या हो सकते हैं? सिंपल एंड नो रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन, कुछ भी नहीं है, बस मैंने एक फॉर्म इशू किया, लोगों ने फॉर्म भर दिया, मैंने बदले में रसीद दे दी। देयर इज नो पेपर वर्क, नो रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस। कॉस्ट इज लोअर देन अ बैंक लोन। अगर मैं किसी बैंक से जाके लोन लेती तो बड़ा महंगा पड़ता, बट लोन फ्रॉम पब्लिक इज अ बिट इजी। नो चार्ज ऑन एसेट। मैंने कोई अपनी कोलैटरल प्रॉपर्टी रखवा के पैसे नहीं निकलवाए लोगों से, सिर्फ एक फॉर्म निकाला था, इन लोगों ने पैसे दे दिए एंड मैं उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगी। डिपॉजिटर्स डज नॉट एंजॉय वोटिंग राइट्स। अब डिपॉजिटर्स जो है, पब्लिक डिपॉजिट जिन्होंने करी है, मेरे यहाँ पैसे आकर जमा किए हैं, मैं उन्हें अपनी कंपनी में इंटरफेयर करने का कोई वोटिंग राइट नहीं दे रही। मैंने सिर्फ उनसे पैसे लिए, इन रिटर्न में उन्हें इंटरेस्ट दूंगी। डीमेरिट क्या हो सकते हैं? नॉट फॉर न्यू कंपनीज। वो कंपनीज जो अभी अभी बनी है उनके लिए पब्लिक डिपॉजिट इज नॉट अ यूजफुल मेथड, क्योंकि उन्हें कोई कंपनी को जानता नहीं होगा, तो जरूरी नहीं है कि लोग आपको रिस्पॉन्ड करें। अनरिलायबल सोर्स मतलब कि ये उतना डिपेंडेबल नहीं है। कभी कभी हम पब्लिक डिपॉजिट कॉल करवाते हैं और कोई पब्लिक आके जमा ही नहीं करेगी, तो फिर हमारा तो नुकसान हो जाएगा। तो हम इसके ऊपर परमानेंट सोर्स के ऊपर या इसे परमानेंट या रिलायबल सोर्स नहीं समझ सकते। देन कम्स डिफिकल्ट व्हेन साइज इज लार्ज। अगर बहुत लार्ज साइज पब्लिक डिपॉजिट कॉल करवा रहे हैं तो हमारे लिए सही नहीं है। देन कम्स कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर इज एन unsecured promissory note issued by a firm to raise funds for a short term which is less than 1 year. It is issued by one firm to another. The amount raised is very large
As debt is unsecured, the credit worthiness and good credit rating of the organization is judged. Payment is done on maturity, regulated by RBI. सारे कीवर्ड्स मैंने अंडरलाइन कर दिए, अब इसे समझते हैं। कमर्शियल पेपर एक तरीके का अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है, मतलब कि एक नोट, एक वादा, एक प्रॉमिस, ठीक है। अनसिक्योर्ड मतलब कि सिर्फ एक वादा है, कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं करवाई, सिर्फ एक प्रॉमिस किया है कि ओके हम आपको इस डेट पे पैसे दे देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये एक कंपनी दूसरे कंपनी के लिए इशू करती है। मिस्टर ए की कंपनी है और मिस्टर बी की कंपनी है, तो मिस्टर ए ने कमर्शियल पेपर इशू किया होगा कि ओके मिस्टर ए को पैसे चाहिए, तो वो उसने मिस्टर बी ने उस कमर्शियल पेपर को उनसे लिया होगा और मिस्टर ए को पैसे दे दिए होंगे और मिस्टर ए ने वो कमर्शियल पेपर इशू कर दिया होगा। उस कमर्शियल पेपर में लिखा होता है कि ओके मैं 90 डेज से लेके 364 डेज के बीच में कोई भी टाइम होता है, इस टाइम पे मिस्टर बी को पैसे वापस दे दूंगा, ठीक है। इसमें हम बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ मनी जो इशू करवा सकते हैं। डेट इज अनसिक्योर्ड मतलब कि डेट पूरी तरह से अनसिक्योर्ड है, सिर्फ एक पेपर दिया गया है, एक कमर्शियल पेपर दिया गया है, मतलब कि सिर्फ एक प्रॉमिस उस पर लिखकर सिर्फ एक पेपर देकर पैसे ले लिए गए हैं। कोई प्रॉपर्टी नहीं रखवाई है कि ठीक है हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, बदले में मुझे कोई प्रॉपर्टी रखवाओ, अपनी कोई कागज रखवाओ, कोई जमीन रखवाओ, कोई खेत खलिहान रखवाओ, ऐसी कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं करी गई है। दिस इज द कीवर्ड कि ये पूरी तरह से अनसिक्योर्ड है, मतलब अनसिक्योर्ड है, देयर इज नो सिक्योरिटी केप्ट, कोई सिक्योरिटी नहीं रखवाई गई। तो अगर जब कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई हमसे आके पैसे मांग रहा है कि ठीक है हम आपको इस रेट पे पैसे दे देंगे, तो हम उसे पैसे देने में कतराएंगे। तो यहाँ पर अगर कोई किसी से पैसे मांगता है इन द केस ऑफ कमर्शियल पेपर, तो वहां पर वो क्या चीज देखता है, देखी जाती है क्रेडिट वर्दीनेस कि क्या इसकी लोन पेइंग कैपेसिटी अच्छी है कि नहीं, लोन रिपेइंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, अगर लोगों से उधार लेता है तो उसको वापस देता है कि नहीं, टाइम पे ये चेक होता है। गुड क्रेडिट रेटिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज जस्ट, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो कंपनीज को रेटिंग देती हैं, जैसे कि हम रेट करते हैं ना 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जैसे कि क्रिसिल हो गई, आइकारा हो गई, ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन की रेटिंग करती हैं कि ये वापस अपने लोन दे सकते हैं कि नहीं। तो अगर क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी मिस्टर ए की, तभी मिस्टर बी उन्हें पैसे देंगे, अदरवाइज पैसे नहीं देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट कमर्शियल पेपर। इसके फायदे क्या हैं? देयर इज नो रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन, सिर्फ पैसे उठाकर दे दिए गए, बदले में एक प्रॉमिस, एक पीस ऑफ पेपर ले लिया गया, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। सेकेंड वन इज इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। थर्ड वन इज इनके बैंक लोन से लेकर जो खर्चा आता है, कमर्शियल पेपर बहुत सही होता है, कोई सस्ता पड़ता है, कोई उतना महंगा पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं। अगर मिस्टर ए को बहुत अच्छे से जानते हैं मिस्टर बी, हाँ ठीक है ये बंदा सही है, कंपनी भी प्रॉफिट कमा रही है, पैसे वापस दे सकती है, तो हम उस ट्रस्ट के ऊपर पैसे इशू कर देंगे। कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ फंड, हम जब भी चाहें, क्योंकि ये एक वन फर्म टू अनदर है, एक बिजनेस फर्म दूसरे फर्म को इशू कर सकती है, तो दिस कैन एक्ट एज अ कंटिन्यूअस, हमें बैंक लोन की तरह वेट नहीं करना पड़ेगा कि ओके तो अब अपॉइंटमेंट मिला तो अब हम जाते हैं। दिस कैन एक्ट एज अ परमानेंट सोर्स और कंटिन्यूअस सोर्स। डिमेरिट क्या? ओनली फाइनेंशियली साउंड ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ वही उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन को सीपी मिल सकता है जो कि फाइनेंशियली साउंड है, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, मनी प्रॉफिटेबिलिटी है, कमाई होती है। सेकेंड वन इज इम्पर्सनल, नो एक्सटेंशन पॉसिबल, इम्पर्सनल है पूरी तरह तरीके से, एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है। लिमिट इसकी 1 ईयर है, 90 डेज टू 364 डेज, इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। अगर इस टाइम पर अगर सीपी रिडीम नहीं करा तो रिन्यू नहीं होगा। Then comes size of funds generated depends upon the availability of supplier. जितने पैसे हमें चाहिए at that moment of time, उतने पैसे उस पर्टिकुलर इंसान के पास होंगे, तभी सीपी इशू करने का फायदा है, अदरवाइज नो फायदा। तो मिस्टर ए को मिस्टर बी से अगर पैसे चाहिए सपोज 25 लाख और मिस्टर बी के पास एट दैट टाइम 25 लाख रुपीज नहीं है, तो सीपी इज गोना वेस्ट। तो यहाँ पर इस केस में सीपी तभी सही है जब साइज ऑफ फंड, हम ये जिस भी बंदे से, जिस भी सप्लायर से साइज ऑफ फंड चाहिए उतना उसके पास अवेलेबल होना चाहिए। देन कम्स कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक इज वेरी सिंपल, हम सबको पता है कमर्शियल बैंक के जो काम होते हैं, ये सिर्फ वही है, बैंक लोगों को लोन देता है, बोरोवर को जाकर अपनी कोई ना कोई सिक्योरिटी रखवानी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी, कोई जमीन, कोई कागज, कोई
खेत खलिहान मकान के कागज एनीथिंग, दुकान के कागज, कोई भी कागज वहाँ पर रखवाओ और लोन मिल जाएगा, बैंक लोन दे देगा। और हम क्या करेंगे, हर महीने या जो भी हमारा पीरियोडिक पेमेंट डिसाइड हुआ होगा, इंटरेस्ट के साथ उस पैसे को वापस करता है कौन, बोरोअर। किसको करता है वापस, टू द बैंक। तो कमर्शियल बैंक भी एक सोर्स हो सकता है बिजनेस फाइनेंस को, बिजनेस को फाइनेंस करने का। फायदे क्या हो सकते हैं, असिस्टेंस बाय बैंक इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। कभी कभी सिर्फ पैसे ही नहीं दिए जाते बल्कि बैंक हमें थोड़ी बहुत सहायता भी करती है, असिस्टेंस भी देती है, थोड़ा असिस्ट भी करती है इन ऑर्डर टू टेक वेरियस डिसीजंस। सेकेंड वन इज सीक्रेसी इज मेंटेन्ड। कंपनी के फायदे हो रहे हैं, नुकसान हो रहे हैं, कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, कोई कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तो वो बैंक के कर्मचारी से लेके हमारे तक ही बीच में रहती है, सीक्रेसी इज मेंटेन्ड। थर्ड वन इज फ्लेक्सिबल सोर्स। बहुत ही फ्लेक्सिबल सोर्स है। फ्लेक्सिबल सोर्स कैसे है कि बाई चांस अगर हमारे पास पैसे आ गए, हमें को बड़ा अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो हम अपने लोन अमाउंट को पहले ही चुकाकर मुक्त हो जाते हैं। एक्सटेंड नहीं करना पड़ता कि अच्छा ठीक है अगर 20 साल का लोन है तो 20 साल के बाद ही चुकाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इन द केस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी हैपेंड, तो हम पहले ही उस लोन का भुगतान करके फ्री हो सकते हैं जब चाहें। डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं, एक्सटेंशन और रिन्यूअल इज अनसर्टन एंड डिफिकल्ट। अगर लोन को एक्सटेंड करवाना है या रिन्यू करवाना है तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है। डिफिकल्ट प्रोसीजर एज डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन इज डन बाय बैंक। प्रोसीजर बैंक से लोन लेना इज अ बिट डिफिकल्ट, क्योंकि बैंक हमारी पूरी हिस्ट्री जोग्राफी निकालती है पूरी कंपनी की कि ये कितने फायदे में है, कितने नुकसान में है, इन्होंने कितनों से लोन लिया, कितनों का लोन चुकाया है, कितनों का नहीं चुकाया है। हिस्ट्री जोग्राफी इज कैलकुलेटेड बाय बैंक। इस वजह से ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, या फिर इसका प्रोसीजर लोन लेने का थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। देन कम्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स। मतलब ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही सेट करते हैं। क्यों सेट करते हैं, फॉर लोन, ठीक है। बिजनेस एंटरप्राइजेस को लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब 5 ईयर से प्लस वाला, 5 साल से ज़्यादा का जो लोन होता है उसे लॉन्ग टर्म लोन कहते हैं। तो 5 साल से ज़्यादा वाले लोन को देने के लिए या मीडियम टर्म लोन को देने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट सेट करती है। इनका मेन काम क्या है, दे एम एट प्रमोटिंग द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इनका काम ही यही है कि इंडिया में या किसी भी इकॉनमी में इंडस्ट्रीज ग्रो हो। जब इंडस्ट्रीज ग्रो हो, ये उनका मकसद है, तो फिर वो इंडस्ट्रियलिस्ट को या बिजनेसमैन को ही लोन दिए जाएंगे। तो उनका काम ही यही है। एंड हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। मतलब हमें भी बिजनेस को फाइनेंस करने के सोर्सेज ढूंढ रहे हैं। तो उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, क्योंकि इनका काम ही यही है कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट को, बिजनेसमैन को पैसे दें, जिससे कि कंट्री का डेवलपमेंट हो। ऑल्सो कॉल्ड डेवलपमेंटल बैंक, इनका दूसरा नाम डेवलपमेंटल बैंक भी है। दे ऑल्सो कंडक्ट मार्केट सर्वे। लोन देने के अलावा ये क्या करते हैं, मार्केट सर्वे करते हैं, टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, मैनेजरियल सर्विसेज देते हैं, किसको, बिजनेस मैन को, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो बेसिकली उनका जो स्कोप है वो थोड़ा सा वाइड होता है, क्योंकि उनका जो क्रिएशन हुआ है वो इस बात को ध्यान में रखते हुए क्रिएट की गई थी कि ठीक है ये वाली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ये हमारे देश में इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको बूस्ट अप करेगा। इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन देने के लिए, उनका डेवलपमेंट करने के लिए, उनके लिए सर्वे करना, उनको तकनीकी जानकारी देना, मशीनों की जानकारी देना, मैनेजमेंट के स्किल सिखाना, तो इन्हें सेटअप किया गया था बाय द गवर्नमेंट। फायदे क्या हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म लोन होता है 1 साल से कम, मीडियम टर्म होता है 1 साल से 5 साल, एंड लॉन्ग टर्म इज 5 साल से ज़्यादा, 10 साल, 20 साल, 25 साल। तो ये हमें लॉन्ग टर्म लोन देते हैं। सेकेंड वन इज असिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम फाइनेंस। फाइनेंस के अलावा ये हमें असिस्ट भी कर सकते हैं, हमें टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं मशीनों के बारे में, मैनेजरियल असिस्टेंस देते हैं मैनेजमेंट सर्विसेज के बारे में। रीपेमेंट इज ईजी इंस्टॉलमेंट, रीपेमेंट भी हम इनका आसान आसान किश्तों में कर सकते हैं। देन ऑब्टेनिंग लोन फ्रॉम देम इंश्योर गुडविल, यहाँ पर एम होगा, THEM। अगर हम इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर लोन लेते हैं तो हमारी गुडविल बढ़ेगी। क्यों, पहली चीज़ तो ये कि ये एक तरीके का लॉन्ग टर्म फाइनेंस है। मतलब कि अगर 20 साल का लोन है तो 20 साल एक बहुत लंबा समय है, और उस 20 साल का अगर हमने लोन लिया है तो उसका मतलब है कि हम उसे रीपे कर सकते हैं, हमारे पास कैपेबिलिटी है। तो अगर इनसे हमने लोन ले लिया, और एक तरीके से अगर हमने इनको, मतलब इनसे अगर हमने लोन लिया, तो ये चीज़ वेरी मच क्लियर है कि ठीक है कंपनी की जो गुडविल है वो सच में अच्छी होगी जिन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है। क्योंकि ये जब फॉर्मेलिटीज चेक करते हैं ना, तो इनकी जो फॉर्मेलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही टिपिकल होती है, क्योंकि आपको एक लंबे समय के लिए लोन दिया जा रहा है, तो जो लोन का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होता है।
तो उस वजह से वो जो चेक करते हैं, जो उनके प्रोसीजर होता है, जो उनका डॉक्यूमेंटेशन होता है, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी टिपिकल। और उस स्टेज को पार करके अगर हमने लोन ले लिया इनसे, तो मतलब कि हम एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काउंट होंगे, हमारी गुडविल है। डीमेरिट क्या हो सकती है? टू मेनी फॉर्मेलिटीज़, वही सेम चीज़, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क है। सेकेंड वन इज़ रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन। कभी कभी इनकी कुछ रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस होती हैं, जैसे कि इतना ही डिविडेंड देना है आपको, बोलेंगे इससे ज़्यादा नहीं देना, या फिर आप इससे ऐसे ऐसे लोन रेज नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे लोन रेज कर सकते हैं, तो आपको इनकी कंडीशन माननी पड़ेगी। सेकेंड वन इज, तो थर्ड वन आ जाता है मे हैव देयर नॉमिनीज इन द बीओडी देयर बाय कंट्रोलिंग द इंटरनल मैनेजमेंट। कभी कभी ये क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपने खुद के नॉमिनीज को बैठाने की कंडीशन रखते हैं कि ठीक है हम आपको लोन तो दे देंगे, बट आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के 3 लोग रहेंगे। जब उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के 3 लोग रहेंगे, तो अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग में या वोटिंग पावर हमें उन्हें देनी पड़ेगी, क्योंकि हम उन्हें बीओडी बना रहे हैं, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना रहे हैं। तो उस केस में वो हमारे इंटरनल मैनेजमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो उस वजह से ये 3 इसके डिमेरिट्स हैं, जो कि बहुत सीरियस है। So this was all about the financial institution. Let's move on to the next. The next and the last topic is intercorporate deposits. Intercorporate या ICD, these are unsecured short-term deposits. Unsecured मतलब कोई प्रॉपर्टी में मॉर्गेज नहीं करी होगी, कोई सिक्योरिटी नहीं रखवाई होगी. शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल से कम के लिए है. मेड बाय अ कंपनी विद अनदर कंपनी, एक कंपनी दूसरे कंपनी के लिए इशू करती है. ICD मार्केट इज यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म कैश मैनेजमेंट. शॉर्ट टर्म है बहुत ज़्यादा, देखिए 7 दिन से लेके 1 साल के बीच में इसका रीपेमेंट हो जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टर्म के लिए है. अगर शॉर्ट टर्म में हमें कैश की नीड है तो हम ICDs इशू कर सकते हैं. लार्ज कॉर्पोरेट मतलब कोई बड़ी बड़ी कंपनीज ही इन्हें इशू करती हैं, छोटी कंपनीज इशू नहीं करती. इंटरेस्ट रेट ऑफ ICD में बी फिक्स्ड और फ्लोटिंग बट हायर देन दैट ऑफ अ बैंक. रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका फिक्स्ड हो सकता है या मूविंग हो सकता है, बट बैंक से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा उससे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका होता है. ठीक है, तो ये जो ICD है अनसिक्योर्ड है, मतलब कि कुल मिला के आपकी गुडविल, आपकी रेपुटेशन के बेसिस पे आपको दिया जाएगा. शॉर्ट टर्म होता है, एक कंपनी दूसरे कंपनी के लिए. ठीक है, जैसे ICICI अगर चाहे तो HDFC के लिए इशू कर सकती है. 3 तरह की हो सकती है ICD. 3 मंथ, कुछ 3 महीने के लिए होती है, कुछ 6 महीने के लिए होती है, कुछ 1 दिन के लिए होती है, 2 दिन के लिए होती है, जिसे हम कॉल डिपॉजिट कहते हैं. ठीक है, कुछ ओवरनाइट भी होती है. So this was all about call deposits या फिर intercorporate deposits, ICDs. Then comes, okay, so we are on the last slide. Thank you everyone for watching the video. I hope आपको समझ में आ गया होगा. बहुत बड़ा वीडियो बना है ये वाला, क्योंकि टॉपिक ज़्यादा थे. So if you really like the content, you can like, share, subscribe the channel. If you are new, if you're on Facebook, join me on Economics Hub is the page. You can join me on Telegram for the all PDF notes. The name of the Telegram channel is Ayushi Sharma Education. You can search me on Telegram. You can search me on Twitter. Ayushi Sharma is the name. Thank you everyone and God bless you.